हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। ग्रेविटेशन चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसी बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं, या फिर इसी को आप ग्रेविटी बोल सकते हो। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटी बोल सकते हैं। ग्रेविटी शब्द का इस्तेमाल या फिर गुरुत्व बल का जो इस्तेमाल है हम लोग तभी करते हैं जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल जिन दो वस्तुओं के बीच में कार्य कर रहा है उसमें से कोई पृथ्वी नहीं है, उसमें से अगर कोई भी पृथ्वी नहीं है तो हम वहां पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। वहां पर हम लोग गुरुत्व बल नहीं बोलेंगे, वहां पर हम लोग ग्रेविटी नहीं बोलेंगे। ग्रेविटी शब्द का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब दो वस्तु में से एक अर्थ हो। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि अगर बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो अगर लगने वाला बल ग्रेविटी है, तो इसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हिंदी अगर एग्जैक्ट देखो आप तो यही है कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। और ग्रेविटी किसे बोलते हैं? पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल या फिर पृथ्वी द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर आकर्षण बल, इसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं हिंदी में। इसे हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल जी से दिखाते हैं, ए से नहीं दिखाते हैं। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि F = ma होगा। अगर m द्रव्यमान के वस्तु पर बल लगाओगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी उस पर लगा रही है ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी जो है उस पर लगा रही है, तो इसी ए को हम लोग जी बोलेंगे, गुरुत्व त्वरण बोलेंगे, क्योंकि तब जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम लोग गुरुत्व त्वरण बोलेंगे। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला हमें मिलता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उससे गुरुत्वाकर्षण बल का ये फॉर्मूला मिलता है, तो हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। इसके स्थान पर हम लोगों ने ये लिख दिया। अब यहां पर देखो, इस m से ये m को खत्म करेंगे तो यहां पर हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ये g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये m क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का मास जिस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। ये जो कैपिटल M है ये अर्थ का मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये जो r है ये वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है। ये जो फॉर्मूला है इसको आप एकदम से कंठस्थ कर ले, भूलना नहीं है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है आप किसी भी प्लेनेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्लेनेट के लिए, किसी भी ग्रह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। पृथ्वी के अलावा कोई अन्य ग्रह है या फिर मान लो उपग्रह है, चांद है, तो भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। फर्क क्या आएगा? यहां पर जो द्रव्यमान है वो उस ग्रह का द्रव्यमान हो जाएगा और यहां पर जो दूरी है वो उस ग्रह के केंद्र से वस्तु की दूरी हो जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे केवल अर्थ को लेकर के, क्योंकि हमारे एग्जाम में अर्थ के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं भी जो वस्तु का द्रव्यमान है वो नहीं आया है, वो पहले ही कट के साइड हो गया। वस्तु का द्रव्यमान नहीं आया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है जो ग्रह का द्रव्यमान है उस पे, यानी जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उस पे, और पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के बीच की जो दूरी है उस पे, और डेंसिटी पे, जो अर्थ का घनत्व है, पृथ्वी का जो घनत्व है उस पर भी हम लोग देखेंगे आगे। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये ध्यान में रखना है कि ये जो जी है ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, अगर कोई और ग्रह है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, और वस्तु और उस ग्रह के केंद्र के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखें। अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में ही करने वाले। ये पूरा लेक्चर ही समझो कि इस स्मॉल जी के ऊपर है। इसका मान पिंड के द्रव्यमान, आकार, घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। जो पिंड है ना, जो पिंड है, जो वस्तु है जिस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, उसके मास पे, उसके डेंसिटी पे, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है ये जी का मान। तो किस पर डिपेंड करता है? जो ग्रह है उसके त्रिज्या पर, उसके द्रव्यमान पर, उसके घनत्व पर, यानी ग्रह के साइज पे, ग्रह के मास पे, ग्रह के घनत्व पे डिपेंड करेगा इस जी का मान। समुद्र तल पर इसका औसत मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
हम लोग जी का मान क्या लेते हैं, सवाल बनाते समय, न्यूमेरिकल बनाते समय 9.8 लेते हैं ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये 9.81 होता है, हम लोग 9.8 लेकर के चलते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। ये स्टैंडर्ड मान है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। मीटर को आप फीट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दो। ये स्टैंडर्ड वैल्यू सब है ना। ये जो है वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, इसको लेकर के चला जाता है। तो समुद्र तल पर जी का ये मान है। अन्य स्थानों पर जी का मान थोड़ा सा भिन्न होता है। पृथ्वी की सतह पर ही जी का मान चेंज हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो भी जी का मान चेंज हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाओगे गहराई में तो भी जी का मान चेंज हो जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड मान जो है हम लेकर चलते हैं वो कितना है, ये लेकर के चलते हैं कि ये जो मान है ये पृथ्वी के सतह पर है ना, इसको हम लेकर चलते हैं। लेकिन पृथ्वी की सतह पर भी जो है मान बदल जाता है। कहाँ पर देखो, भूमध्य रेखा पर इसका मान न्यूनतम हो जाता है और ध्रुव पर अधिकतम हो जाता है। अगर हम पृथ्वी के सतह की अगर हम बात करें तो ध्रुव पर जी का मान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इससे, और भूमध्य रेखा पर जी का मान जो है इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखो गुरुत्वाकर्षण के मान में भिन्नता है ना, हम लोगों ने अभी देखा ना कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में और फीट पर सेकंड स्क्वायर में। लेकिन इसके मान में जो है भिन्नता दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ध्रुव पर चले जाओ तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मान हो जाता है, और भूमध्य रेखा पर इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी वेरिएशंस हैं। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाएं, पृथ्वी की सतह से नीचे चले जाएं, गहराई में चले जाएं, जो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, उसके घूर्णन गति पर भी जी का मान चेंज होता है। तो इन सारे को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या होता है। ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हम जी का मान चाहते हैं पृथ्वी के सतह पर, कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर है तो जी का मान क्या होगा। पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी ना, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा उस वस्तु में, ये बताओ। वस्तु पृथ्वी के सतह पर है ना, पृथ्वी के सतह पर है वस्तु। तो इस फॉर्मूले में जो ये स्मॉल आर है उसके स्थान पर हम लोग क्या डालेंगे, ये कैपिटल आर डालेंगे, कैपिटल आर जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसी वाले फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर डाल देंगे। ये जो आर है ये वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है। तो वस्तु जो है वो पृथ्वी की सतह पर है, तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की दूरी जो त्रिज्या है पृथ्वी की, तो हम यहाँ पर स्मॉल आर के स्थान पर क्या करेंगे, जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको डाल देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आ जाएगा। ये अर्थ के सरफेस पे फॉर्मूला है जी के लिए, अर्थ के सरफेस पे ये फॉर्मूला है जी के लिए। जब आप इस जी के स्थान पर इसका मान डालोगे जो होता है, जब आप द्रव्यमान डालोगे जो पृथ्वी का है, जब आप पृथ्वी की त्रिज्या डालोगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मान निकल करके आएगा, है ना, ये मान निकल करके आएगा। और ये जो मान है सी लेवल पर है, समुद्र तल पर है, और यही स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाएं तो जी का मान कम हो जाएगा, अगर हम पृथ्वी की सतह से नीचे चले आए तो भी जी का मान कम हो जाएगा। यानी मैक्सिमम जो है सरफेस पे होता है, जी का मान जो है यहाँ पर सरफेस पे मैक्सिमम होता है। सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी का मान गिरेगा, सरफेस से नीचे आओगे तो भी जी का मान गिरेगा। और सरफेस पर भी कहाँ पे ज़्यादा होता है, पोल पे ज़्यादा होता है ना, पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख करके बताया गया था कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है और अधिकतम ध्रुव पर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सतह से ऊपर जाते हैं। अब हम लोग सतह से ऊपर जाते हैं, सतह से ऊपर जाएंगे तो जी के मान में कमी आएगा, जैसा कि मैंने आपसे पिछले स्लाइड में कहा। जब हम सतह से ऊपर जाएंगे तो ये जो फॉर्मूला है इसमें स्मॉल आर के स्थान पर आप क्या डालोगे, ये जो आर है ये पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। तो पृथ्वी का ये केंद्र है और वस्तु यहाँ पर है, सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो टोटल जो डिस्टेंस है केंद्र से वस्तु की वो जो पृथ्वी की त्रिज्या है प्लस ये जो h हाइट है जो कि सरफेस से है, ये स्मॉल आर का मान हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर प्लस एच। तो इसी आर स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, आर के स्थान पर आर प्लस एच डालेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जो है जी का मान ये हो जाएगा। यह हमेशा वैलिड है, बट आपको ये याद नहीं रखना है, ये याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है ना, आपको ये याद रखना है
ये याद रखेंगे। बाकी जितना हाइट ऊपर बोला जाएगा पृथ्वी के सरफेस से, उसमें हम रेडियस को ऐड करके डाल देंगे वहां पर। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है स्मॉल जी के टर्म में, यानी जी का मान जो सरफेस पे था, जी का मान जो सरफेस पे होता है उसके टर्म में आपसे वैल्यू पूछा जाएगा एच हाइट के कारण, जी में क्या चेंज आएगा, है ना। बोला जाएगा कि सरफेस से एच हाइट ऊपर चला गया, तो बताइए जी का मान क्या हो जाएगा, वो भी किसके टर्म में, अर्थ के सरफेस पे जो जी का मान है उसके टर्म में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। देख लो ये जो जी है ये अर्थ के सरफेस पे जो जी होता है ना वो है ये, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वो जी है। इसके टर्म में अर्थ के सरफेस पे जो जी है उसके टर्म में देखो एच हाइट ऊपर जाने पर जो जी का मान होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है, आप लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो आप, ये भी हमेशा वैलिड है। लेकिन इस फॉर्म में जो है एग्जाम में सवाल कम आएगा, इस फॉर्म में ज़्यादा आता है। लेकिन मान लीजिए ये जो हाइट है ना ये 320 किलोमीटर से कम हो, ये हाइट तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अगर ये हाइट 320 किलोमीटर से कम है तो आप इस वाले फॉर्मूले के स्थान पर आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, 1 - 2h डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है महत्वपूर्ण है और ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, ये आप कभी भी लगा सकते हो। ठीक है, और ये लगाओगे कब, जब जो ये h हाइट है सरफेस से वो 320 किलोमीटर से कम हो। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर ये हाइट जो है 320 किलोमीटर से कम हो अर्थ के सरफेस से, तब हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये वाला फॉर्मूला जो है आप कभी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान जो है घटता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप इस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि ये h जितना बड़ा होगा ये मान उतना ही बड़ा होगा, जी में से उतना ही बड़ा मान माइनस होगा, तो जी का मान जो है घट जाएगा। और ये जो जी है ये अर्थ के सरफेस पर जो जी का मान है वो है। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से d गहराई नीचे चले जाते हैं, d डेप्थ में चले जाते हैं। ये जो d है ये अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ दूरी है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है मेन वो तो यही है। अब हम लोग यहाँ पर पृथ्वी की सतह से d डेप्थ नीचे जा रहे हैं, तो इस r के स्थान पर हम लोग क्या मान डालेंगे। सोचो, हमें क्या है कि केंद्र से दूरी मापनी है। मान लो वस्तु जो है अर्थ के सरफेस से नीचे जाकर के यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे ये जो r है ये पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। तो अगर ये d है, ये टोटल जो है r है, तो ये मान कितना हो जाएगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी सेंटर से, टोटल r है, इसमें से हम d माइनस कर देंगे, r माइनस डी, यानी ये जो स्मॉल r है इसके स्थान पर हम लोग डालेंगे r माइनस डी। ठीक है, r माइनस डी डालेंगे हम। तो इसी वाले फॉर्मूले में r माइनस डी यहाँ पर डाला गया है, r स्क्वायर है तो r माइनस डी का स्क्वायर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान से, ये जो r है इसके स्थान पर r माइनस डी डाला गया है, ये जो डिस्टेंस है ये डाला गया है। लेकिन जब हम पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं तो केवल ये r चेंज नहीं होता है, ये मास भी चेंज होता है, ये मास भी चेंज होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने m स्टार लगाया हुआ है। ये मास नहीं डालेंगे, यहाँ पर अलग मास यहाँ पर हम पुट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये बस जो है मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर डाल दिया हुआ है, ताकि अगर आप में से किसी के मन में ये डाउट आता है, कौन सा डाउट, वो डाउट ये है कि ये जो r है ये वस्तु की दूरी है पृथ्वी के केंद्र से। अगर पृथ्वी के केंद्र पर ही वस्तु जो है जाकर के बैठ जाए, पृथ्वी के केंद्र पे वस्तु चली जाए वहां, तब तो ये r का मान 0 हो जाएगा, तब तो ये r का मान 0 हो जाएगा ना। अगर ये r जो है पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है और वस्तु केंद्र पे ही चला जाए तो r का मान तो 0 हो जाएगा। वैसे में g का मान जो है अनंत हो जाएगा, वैसे में g का मान जो है सेंटर पर अनंत हो जाएगा। लेकिन देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सेंटर पर g का मान 0 हो जाता है। तो ये डाउट आपके मन में आ सकता है ना कि ये r तो 0 हो जाएगा सेंटर पर, यहाँ पर 0 डालेंगे तो g का मान अनंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो सेंटर पर g का मान जो है 0 होता है। तो यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं है जैसी आपको दिख रही है कि हाँ हम यहाँ पर क्या करेंगे, r का मान 0 डालेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। दिमाग आप सही लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि ये चेंज हो जाता है, मास चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मास चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ पर मास डालोगे, जो मास डालोगे आप, उसके बाद ये जो g का मान है इसके साथ
ये संबंध बनता है। यानी अभी आप देखो तो बट्टा के नीचे है, ये स्क्वायर करके है, लेकिन जब आप इस मास को सॉल्व करके जितना मास चाहिए, जितना मास होना चाहिए उससे आप यहाँ पर डालेंगे तो ये रिलेशन निकल करके आता है। जैसे मान लीजिए कि इस सतह से जो है डी डेप्थ नीचे वस्तु यहाँ पर है, अब मास पता है कौन सा डालेंगे, यहाँ पर वस्तु है ना, तो यहाँ से सेंटर से जो भी डिस्टेंस है उस रेडियस का एक स्फीयर ले लो, उस रेडियस का एक स्फीयर ले लो, केवल इसका मास डाला जाएगा, इसके बाहर ये पूरा मास नहीं डाला जाएगा, ये पूरा मास नहीं डालते हैं, केवल इसका मास डालेंगे, केवल इसका मास डालेंगे। तो पहले इसका मास निकालना पड़ेगा, तो जब इसका मास निकाल करके इस वाले में पुट किया जाएगा तब डी डेप्थ पे जो जी का मान होता है उसका रिलेशन ये आता है, आर माइनस डी के समानुपाती होता है। और आर माइनस डी क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। अगर मान लो सेंटर से डिस्टेंस एक्स है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जी एट डेप्थ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये एक्स क्या है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, तो ये रिलेशन आता है। अब देखो यहां पर अगर आप सेंटर पे ही चले जाएंगे, जब आप सेंटर पर चले जाएंगे तो ये x 0 हो जाएगा, या फिर आप यहां पर बोल सकते हो जब आप सेंटर पर चले जाएंगे तो ये d बढ़ते बढ़ते r के बराबर हो जाएगा, तो r माइनस r 0 हो जाएगा, तब जाकर के ये आपको मिल जाएगा कि 0 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वस्तु जो है सरफेस पर है तब इसमें हम पूरा मास डालेंगे जो अर्थ का है, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी पूरा मास डालेंगे जो अर्थ का है, लेकिन सरफेस से अगर हम नीचे जाएंगे, मान लीजिए हम यहां पर आ जाते हैं, तब पृथ्वी के केंद्र से ये वाली जो दूरी है उसका हम लोग एक स्फीयर बनाएंगे, केवल इसी का मास लेंगे, ये पूरा मास नहीं लेंगे, यानी मास भी चेंज हो जाएगा। अगर हम गहराई में जाते हैं तो केवल ये आर नहीं बदलेगा, ये द्रव्यमान भी बदल जाएगा। जब आर बदलेगा वो हम नीचे डालेंगे, जब द्रव्यमान जो बदलेगा उसका मान हम एक्चुअल में निकाल करके जब ऊपर डालेंगे तो हमें ये रिलेशन देखने को मिलता है, ये रिलेशन देखने को मिलता है। अब आप सोचो यहाँ पर जब आप केंद्र पर चले जाएंगे तो ये डी का मान बढ़ते 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 आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर डी के स्थान पर आर डालेंगे तो आर माइनस आर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल जाता है कि सेंटर पर जी का मान 0 है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, ये बस आपके मन में डाउट आ सकता था ऐसा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम डी डेप्थ नीचे जाते हैं तो जो अर्थ के सरफेस पे जी का मान होता है उसके टर्म में जी का मान क्या हो जाएगा, तो ये बहुत ही आसान है, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। एक तो एच हाइट के कारण ये था, ये आपको ध्यान में रखना है, डी डेप्थ के कारण ये आपको ध्यान में रखना है, और अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है और केंद्र पर 0 हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस ग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर पृथ्वी के केंद्र में है तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेंटर पे 0। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस जिस पर पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी दिखाई गई है, और यह है जी का मान। तो अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर हैं तो जी का मान 0, जो कि आपको यहां पर दिखलाया गया है। अब क्या है कि हम पृथ्वी के केंद्र से जाएंगे ऊपर की ओर, पृथ्वी के केंद्र से हम जाएंगे सरफेस की तरफ। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो जी है एट डेप्थ डी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आर माइनस डी। आर है पृथ्वी की त्रिज्या और डी है सरफेस से जो डेप्थ है, ठीक है, सरफेस से जो डेप्थ है। अब आर, इस पूरे आर में से अगर हम इस डी को घटाएंगे, ये पूरा हमारे पास आर है, इस आर में से हम इस डी को घटाएंगे तो हमारे पास ये निकल करके आएगा, मान लो ये एक्स है, ठीक है ना, ये मान लो कि एक्स है तो ये हम एक्स बोल देंगे। तो पृथ्वी के केंद्र से जब हम सरफेस की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है उसके साथ देखो ये रिलेशन बनता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ये जो x है ना, इसी के स्थान पर मैं r लिख देता हूं, r। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था g स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये वाला। इसमें r क्या था, सेंटर से वस्तु की जो दूरी है। तो अगर वस्तु मान लो यहां पर है, डी डेप्थ नीचे है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी, r माइनस डी, और उसी को हम लोगों ने यहाँ पे r कहा है। तो जब हम सेंटर से अर्थ की तरफ जाते हैं तो g और r में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्या है कि
ये आपको स्ट्रेट लाइन मिला है। ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि अगर इस तरह का रिलेशन मिलता है तो हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ओरिजिन से जो पास होती है। सरफेस पे अगर हम चले जाते हैं तो जी का मान जो है मैक्सिमम हो जाता है, यानी यही स्मॉल आर जो है त्रिज्या के बराबर हो जाए, 6400 किलोमीटर के बराबर हो जाए तो जी का मान मैक्सिमम हो जाता है। तो यही जो आर है ये कैपिटल आर यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके बराबर हो जाए तो जी का मान जो है मैक्सिमम हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी के मान में तेजी से कमी आती है। तो यहां पर रिलेशन जो है ये हो जाता है, केंद्र से सरफेस की तरफ बढ़ेगा, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जो है सरफेस से ऊपर जैसे जाएंगे तेजी के साथ जो है जी के मान में गिरावट आएगा। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसको मिटा करके ये लिख देता हूं यहां पर ताकि पीडीएफ में जो है आपके पास रहे। ये जो आर है ये सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो केंद्र से हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो जी जो है सीधा समानुपाती हो जाएगा आर के। आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है। सरफेस पे जाने के बाद जो है जी का मान मैक्सिमम हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद जो है जी के मान में तेजी से गिरावट। ये जो आर है ये सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, और पृथ्वी की सतह पर भी कहां पर अधिकतम होता है? पोल पे होता है। ये मान होता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन पोल पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इतना हो जाता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जी का मान घटता है, और पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, सतह से हम गहराई में जाते हैं तो भी जी का मान घटता है, और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान जो है 0 हो जाता है। अब पृथ्वी का जो शेप है उसके कारण भी जी के मान में बदलाव आता है। ये तो हमारा फॉर्मूला है ही, मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है। पृथ्वी एकदम से गोल नहीं है, या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में पृथ्वी जो है वो पोल की तरफ से जो है चपटी हुई है। चपटने के कारण क्या हो जाता है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, यानी ये त्रिज्या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा है और ये त्रिज्या जो है कम है। ये डिस्टेंस जो है इस वाले डिस्टेंस की तुलना में 27 किलोमीटर ज़्यादा होता है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले से देखो तो जी और इस आर में उल्टा रिलेशन है। अगर हम आर का मान बढ़ाएंगे तो जी का मान कम होगा, तो ये मान ज़्यादा है तो इधर जी का मान जो है कम हो जाएगा। इसीलिए इक्वेटर पे जी का मान कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है। तो ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम है, ये होता है, और भूमध्य रेखा पर ये मान होता है। यानी 9.81 जो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पोल पे और उससे थोड़ा कम हो जाएगा इक्वेटर पे। तो पूरे सरफेस की अगर हम बात करें तो न्यूनतम मान जो है ये आपको भूमध्य रेखा पर ही मिलेगा, भूमध्य रेखा पर, और अधिकतम मान जो है ये मिलेगा यहाँ पे पोल पे, चाहे वो उत्तर ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव हो। अब जी के मान में बदलाव होता है पृथ्वी जो घूम रही है अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पे, उसके कारण भी जो है उस रोटेशन के कारण भी जो है घूर्णन गति के कारण भी जो है जी के मान में चेंज आता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में देखो कैसे भिन्नता हमें दिखाई पड़ती है। ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये बड़े ही काम का फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। जी आर मतलब इफेक्टिव मान जी का रोटेशन के कारण। जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जी है जो सरफेस पे जी का मान होता है, माइनस आर पृथ्वी की त्रिज्या है, ओमेगा है जिस स्पीड से पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है वो ओमेगा है, ये है ना। ओमेगा एसआई मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, एंगुलर स्पीड हम लोग बात कर चुके हैं, रेडियन पर सेकंड में ओमेगा का मान होता है। कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा क्या है? इस थीटा को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ये जो थीटा है इसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे अक्षांश। अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। अगर मान लीजिए कोई इंसान यहाँ है तो उसे अगर अपना अक्षांश बताना हो, लैटिट्यूड बताना हो, तो वो क्या करेगा? जो ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब इक्वेटर से पास होने वाला एक इमेजिनरी प्लेन, यानी एक ऐसा प्लेन, मान लो ना कि आपके पास कोई प्लेन है और आपने इक्वेटर से उसको पास करा दिया, है ना, पूरा एक पार से दूसरे पार तक आपने निकाल दिया उस प्लेट को पृथ्वी में घुसा करके, तो ये पूरा इक्वेटोरियल प्लेन है। तो पृथ्वी के केंद्र पर
पृथ्वी के केंद्र पर इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम लोग इस इंसान का अक्षांश बोलेंगे। जो भी है यहाँ पर उसके लिए लेटीट्यूड क्या हो जाएगा, जो ये एंगल बना रहा है सेंटर पर इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, उसी को हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं। तो इसे आप डिग्री या फिर रेडियन में बता सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे 0 डिग्री लेटीट्यूड। 0 डिग्री मतलब क्या, ये लाइन 0 डिग्री का एंगल जो है बनाएगी सेंटर पर इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, तो 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी कि भूमध्य रेखा। 90 डिग्री लेटीट्यूड मतलब ये पूरा एंगल यानी कि पोल पर है। पोल पर अगर कोई इंसान है तो अपना लेटीट्यूड 90 डिग्री बताएगा। तो ये लेटीट्यूड जो है आपको समझ में आया। तो अगर मान लो कि कोई इंसान जो है या फिर कोई वस्तु जो है वो पोल पे है, पोल पर है तो उसका लेटीट्यूड क्या हो जाएगा, पोल पर है तो उसका लेटीट्यूड जो है 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में जब आप 90 डिग्री डालोगे तो कॉस 90 डिग्री जो है ये 0 होता है, ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म को ले डूबेगा ये कॉस थीटा। तो यहां पर जो जी का मान आएगा पोल पे ड्यू टू रोटेशन, देखो केवल जी आएगा, यानी जितना हम लोग लेते हैं ना 9.81 वो आएगा। एक्चुअल में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इस फॉर्मूले के अनुसार जो है वो 9.81 के बराबर है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि रोटेशन के कारण जो जी का मान होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है पोल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट पोल। क्योंकि जब आप पोल पर हैं तो देखो ना आप, ये जो रोटेशन के कारण जी के मान में चेंज आता है, हमने जब उसका मान निकाला तो यहाँ पर ओमेगा गायब हो गया, ओमेगा है ही नहीं। ओमेगा जिस स्पीड से जो है पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है उसका मान ही नहीं है, यानी रोटेशन से कोई मतलब ही नहीं है। जी का मान जो पोल पे होता है उसको रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी घूमे ना घूमे, चाहे कितनी भी स्पीड से क्यों ना घूमे, चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना घूमे, चाहे वो घूमना ही बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी के मान में पोल पे। ठीक है, पोल के अलावा अगर आप कहीं पर भी हैं तो जी के मान में चेंज आ जाएगा पोल के अलावा, क्योंकि तब ये पूरा मान 0 नहीं होगा ना, तब ये पूरा मान 0 नहीं होगा, तब ओमेगा का कुछ ना कुछ मान निकल करके आएगा। यहाँ पर ओमेगा आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला में। अगर ओमेगा देखने को मिल रहा है मतलब ओमेगा पे डिपेंड जी का मान कर रहा है। मान लो अगर हम इक्वेटर पर हैं तो लेटीट्यूड 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालो तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। ये कब है, इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे जी का फॉर्मूला ये होता है, ये जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। बट आपको ये अलग से ध्यान में नहीं रखना है, आप केवल ये याद रखो ये मेन फॉर्मूला है, यहाँ से आप सब निकाल सकते हो। पोल पर बोलेगा तो यहाँ पर 90 डाल देना, इक्वेटर बोलेगा तो यहाँ पर 0 डाल देना, आप सीधा जो है निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम इफेक्ट पड़ता है रोटेशन का। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर भाई पोल पर है आप तो रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, घूमे या ना घूमे पृथ्वी अपने एक्सिस पर कोई मतलब नहीं है। पोल के अलावा हर जगह इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा इफेक्ट, इक्वेटर पे। सबसे ज्यादा जो है इक्वेटर पे जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को नहीं मिलेगा इफेक्ट, तो पोल पे, और सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर के अलावा हर जगह इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, बट पोल पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा इक्वेटर पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जी के मान में जो है सबसे ज्यादा बदलाव हमें इक्वेटर पे देखने को मिलेगा, और बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा तो पोल पे। और इतना ही नहीं, इस फॉर्मूला में अगर आप देखो यहां पर ओमेगा का मान अगर आप बढ़ाते हो, ओमेगा का मान यहां पर बढ़ाओ आप, है ना, यहां पर बढ़ाओ या फिर यहीं पर बढ़ाओ, तो ये पूरा मान बढ़ेगा, मीन्स ये पूरा मान बढ़ेगा, यानी जी के मान में से जो है ये मान माइनस होगा। अब ये मान पूरा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जी में से माइनस करेंगे तो जी का मान जो है उतना ही कम हो जाएगा। यानी ये जितना ज्यादा होगा जी का मान जो है उतना ही कम हो जाएगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर जितना तेजी के साथ रोटेट करेगी ना, जी का मान उतना ही कम हो जाएगा, और जितना धीमे धीमे रोटेट करेगी जी का मान उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप पोल पर है तो जी के मान में। बहुत बोल दिया मैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी की घूर्णी गति बढ़ने से जी का मान घटता है। इस वाले फॉर्मूले में ओमेगा बढ़ाओगे ये पूरा मान बढ़ेगा, ये मान जितना बड़ा होगा जी में से उतना मान घटेगा, तो जी का मान जो है इफेक्टिव कम हो जाएगा। वही अगर इसका मान घट जाए तो ये पूरा मान छोटा हो जाएगा, जी में से जो है बहुत कम वैल्यू घटेगा, तो जी का मान हम बोल सकते हैं कि बढ़ता है। लेकिन ध्रुव पर इसका मान जो है घूर्णी गति से अप्रभावित रहता है। यदि पृथ्वी की घूर्णी गति यानी ये जो ओमेगा है ये वर्तमान जो है उसका 17 गुना हो जाए
तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। देखिए भार बराबर होता है क्या, वस्तु का द्रव्यमान गुने में जो गुरुत्वीय त्वरण है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर जी का मान 0 हो जाता है तो ये जो भार है ये भी तो 0 हो जाएगा ना। तो जी के मान में जैसे जैसे चेंज आएगा वस्तु के भार में वैसे वैसे चेंज आएगा। ठीक है, जिस रेट से जी बदलेगा उसी रेट से भार बदल जाएगा। अगर कहीं पर जी का मान 0 है तो भार 0 है, अगर कहीं पर जी का मान मैक्सिमम है तो भार मैक्सिमम है। तो पृथ्वी की जो घूर्णी गति है वर्तमान में वो 17 गुना हो जाए तो इक्वेटर पे जो वस्तु है या फिर जो भी व्यक्ति है वो अपना वेट महसूस नहीं करेगा, उसका जो भार है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी का मान तब जो है 0 हो जाएगा। एक तो वैसे ही घूमने के कारण जो है जी का मान कम होता है, ऊपर से 17 गुना स्पीड अब और बढ़ा दो तो जी का मान पूरा ही 0 हो जाएगा, और जी का मान 0 मीन्स भार 0। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो पृथ्वी जो है अभी अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा कर लेती है 24 घंटे में। अगर यही एक रोटेशन पृथ्वी 84 मिनट में ही पूरा कर ले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। इसे आप रिलेट कर सकते हो कि वर्तमान में पृथ्वी जो घूम रही है अपने एक्सिस पर वो स्पीड अगर 17 गुना हो जाए तो वर्तमान में जो 24 घंटे का समय लगता है एक्सिस पर रोटेट करने का वो 84 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। तब भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि जी का मान तब जो है शून्य हो जाएगा। ये जो जी आर है ना ये शून्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। भार और कुछ नहीं, W बराबर mg है। जी का मान जैसे जैसे चेंज होगा भार जो है वैसे वैसे चेंज होगा। लेकिन द्रव्यमान हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जड़त्व की माप है, या फिर बोल सकते हो वस्तु में जो उपस्थित पदार्थ है उसकी मात्रा है। बट भार एक अलग ही चीज है भाई। भार जो है पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल है, यानी कि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा मात्रक इसका किलोग्राम होता है, इसका न्यूटन होता है। किसी भी पिंड के लिए इसका मान शून्य नहीं हो सकता। देखिए कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, चाहे वो आपके आंखों से, नग्न आंखों से भले ही ना दिखती हो, उसके पास द्रव्यमान होता है। 0 द्रव्यमान नहीं हो सकता है। लेकिन भार तो शून्य हो ही सकता है। जहां पर जी 0 हो जाए वहां पर भार 0। द्रव्यमान तो 0 नहीं होगा ना कभी, द्रव्यमान तो 0 नहीं होगा। भार बराबर द्रव्यमान गुने में गुरुत्व त्वरण, ये तो 0 कभी नहीं होगा। लेकिन ये तो 0 हो सकता है ना, तब भार 0 हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के केंद्र में हम लोगों ने देखा कि जी का मान 0 होता है तो वहां पर भार 0। और पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं जी का मान घटता जाता है। तो अगर हम पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी पर चले जाएं तो भी जी का मान घटते 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 0 हो जाएगा, वहां पर भी भार 0 हो जाएगा। तो अनंत पर और पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान शून्य हो जाता है। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, जबकि भार जो है एक बल है, तो ये सदिश राशि है। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, अतः स्थान बदलने से इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान एक वस्तु के पास जो है ये नियत होता है। आप कहीं पर भी चले जाओ, है ना, किसी भी ग्रह पर चले जाओ, चांद पर चले जाओ, मंगल पर चले जाओ, पृथ्वी के केंद्र में चले जाओ, पोल पर चले जाओ, भूमध्य रेखा पर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन जो भार है वो डिपेंड तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर करता है, ये जो भार है। लेकिन द्रव्यमान तो कभी बदलने वाला नहीं है अगर हम एक ही वस्तु के लिए बात करते हैं तो। बट उसी वस्तु के लिए जी का मान तो बदल सकता है ना। पोल पर चले जाएं तो कुछ और, इक्वेटर पे कुछ और, हाइट पे कुछ और, डेप्थ में कुछ और, तो उस हिसाब से भार भी चेंज होता रहेगा। तो भार जो है स्थान परिवर्तन से बदल सकता है जी के मान में परिवर्तन के कारण, बट द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इस लेक्चर में उस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नों को करने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपका साफ हो जाएगा। साफ मतलब क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब देखो भार बराबर क्या होता है, जो वस्तु का द्रव्यमान है और गुने में जो गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द्रव्यमान हमें दे रखा है 10 किलोग्राम, जी का मान होता है 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन निकल करके आएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। भार बराबर फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। अब हम किसी वस्तु को ले जाएंगे चंद्रमा पर तो क्या उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। उसका द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो जी है ये तो बदल जाएगा ना।
स्थान परिवर्तन से जी का मान में, जब जी के मान में परिवर्तन आ जाएगा। देखिए जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो तो जी के मान में m जो है ग्रह का द्रव्यमान होता है और r जो है पृथ्वी की जो ग्रह है उसके केंद्र से वस्तु की दूरी होती है। तो अगर हम चांद पर चले जाएंगे तो यहाँ पर चांद का द्रव्यमान आएगा ना, और चांद पर हम वस्तु पर, चांद की सतह पर हम वस्तु को रखेंगे तो चांद के केंद्र से जो सतह की दूरी है वो हम डालेंगे, यानी कि जो चांद की जो त्रिज्या है वो डालेंगे, तो जी का मान चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर 9.8 नहीं ले सकते हैं, 9.8 हम सरफेस पे तब लेते हैं जब पृथ्वी हो, लेकिन हम चांद पर जा चुके हैं। तो जब हम यहाँ पर कैपिटल जी का मान पुट करेंगे जो कि कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स के लिए, जो चंद्रमा है उसका हम द्रव्यमान डालेंगे और जो चंद्रमा की यहाँ पर त्रिज्या है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी यहाँ पर कैपिटल जी, यहाँ पर मास डालेंगे मून का और यहाँ पर रेडियस डालेंगे मून का। ठीक है, ये जी का मान हम निकाल रहे हैं चंद्रमा के सरफेस पे। तो ये जो जी का मान निकल करके आएगा ना, ये आएगा पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान है उसका 1/6, ये निकल करके आएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम भार यहां पर पृथ्वी के सतह पर निकाल रहे हैं तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण हम डालेंगे जो पृथ्वी के सतह पर है। अगर हम चंद्रमा के सतह पर भार निकाल रहे हैं तो यहां पर जो हम जी का मान डालेंगे वो चंद्रमा के सतह पर जो जी का मान है वो डालेंगे। ठीक है, और ये जो मान होता है चंद्रमा के सतह पर, वो जो पृथ्वी के सतह पर द्रव्यमान, पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 होता है, यानी कि G/6 हो जाएगा। अब सारा मान आप पुट कर सकते हो, ये 12 GE कितना हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 दूनी में 12, 2 8 16, 2 18 19, 9.6 न्यूटन हो जाएगा। तो ये एग्जाम में जो है बहुत पूछा जाता है कि चंद्रमा के सतह पर जो जी का मान है वो हो जाता है जो पृथ्वी के सतह पर जी का मान है उसका 6ठा भाग। तो भार के साथ भी वही होगा, है ना, भार के साथ भी वही होगा कि चंद्रमा के सतह पर जो वस्तु का भार है, चंद्रमा के सतह पर जो वस्तु का भार है वो हो जाएगा जो पृथ्वी के सतह पर वस्तु का भार है उसका 1/6। इसी कारण से जी में चेंज होने के कारण इस प्रकार से भार में चेंज होगा। भार का विमीय सूत्र है, अब भार अपने आप में बल है तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वही भार का हो जाएगा, mLT-2। गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है वस्तु के आकार पर नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं, वस्तु के घनत्व पर नहीं, पृथ्वी के द्रव्यमान पर सही। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r²। कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट, अगर अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ। कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं आया है, वस्तु का द्रव्यमान आता तो वस्तु का घनत्व भी आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो भार बराबर होता है जो वस्तु का द्रव्यमान है और जो गुरुत्वीय त्वरण है। अगर आप चाहते हो ये भार मैक्सिमम हो जाए तो इस जी को मैक्सिमम होना पड़ेगा, इससे मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वो मिनिमम होता है, ध्रुव पर जी का मान जो है मैक्सिमम होता है और सेंटर पर जो जी का मान है वो 0 होता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। सेंटर पर भार 0 हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा, 0 नहीं होगा, ठीक है 0 नहीं होगा, यानी सरफेस की बात की जा रही है ना, ये सरफेस है। सरफेस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पोल पे होता है और मिनिमम जो है भूमध्य रेखा पर होता है, केंद्र पर 0। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं जी का मान, अगर हम भूमध्य रेखा से होते हुए ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान जो है लगातार बढ़ेगा, तो भार जो है लगातार बढ़ता है। अच्छा, हमसे जी का मान पूछा है तो ठीक है बढ़ता है। अगर हम इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, मतलब जो भार है वो बढ़ेगा। समान आकार वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद समान ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, इनके पृथ्वी तक पहुंचने के समय होंगे। अच्छा, मान लीजिए ये पृथ्वी है और कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसको छोड़ा गया किसी हाइट से, जब छोड़ा गया तो यू हमारा 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है।
h हाइट से, है ना, मान लीजिए h हाइट है, छोड़ा गया, पहुंचने में कितना समय लगेगा आप बता सकते हो? ये टाइम कितना लगेगा? हम इसे आसानी से बता सकते हैं। जब वस्तु नीचे आती है तो जो हमारा a होता है वो प्लस g के बराबर होता है, राइट। तो हमें क्या है कि UAHT में रिलेशन चाहिए, तो वो गति का कौन सा समीकरण है जो इन चारों में रिलेशन दे दे? वो है हमारे पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो S है हमारे पास वही यहाँ पर H है, U 0 है तो यह टर्म खत्म हो जाएगा, हाफ जो A है यहाँ पर प्लस G हो जाएगा, अगर वस्तु नीचे की ओर आए तो A बराबर हम प्लस G लेते हैं, और यहाँ पर ये टाइम, हमें टाइम चाहिए, तो यहाँ पर 2h हो जाएगा, 2h बराबर GT स्क्वायर, यहाँ से t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h बाई जी, यहाँ से t बराबर हो जाएगा 2h बाई जी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये h है और g बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस पूरे फॉर्मूले में देखो तो क्या वस्तु का द्रव्यमान आपको दिख रहा है? ये जो टाइम का जो हमारे पास मान निकल करके आया है, क्या इसमें वस्तु का द्रव्यमान है? नहीं है। अच्छा, ये जो G का मान होता है वो ये होता है, क्या इसमें भी वस्तु का द्रव्यमान है? नहीं है। तो चाहे वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो, चाहे वो लोहे की गेंद हो चाहे वो लकड़ी की गेंद हो, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन जब हम उसे किसी हाइट से छोड़ेंगे तो क्या उसके द्रव्यमान का कोई इफेक्ट पड़ेगा इस टाइम पे? क्योंकि कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, ना तो इस फॉर्मूले में है और ना ही हम G का मान डालेंगे तो उस फॉर्मूले में है वस्तु का द्रव्यमान। यानी वस्तु के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों के दोनों जो है समान टाइम लेंगे नीचे आने में, क्योंकि दोनों के लिए जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान बराबर है। लकड़ी की गेंद के लिए भी, लोहे की गेंद के लिए भी, दोनों के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। इसका मतलब ये हुआ दोनों के वेग में समान रूप से परिवर्तन होगा, दोनों की चाल जो है समान रूप से बढ़ती है। जब वस्तु नीचे आती है तो उसकी चाल बढ़ती है, दिशा जो है नहीं बदलती है, चाल जो है समान दर से जो है बदलती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। तो दोनों की जो स्पीड है वो समान रूप से बढ़ेगी 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 और एक साथ आकर के जमीन पर गिरेगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ये चीज संभव है, ये चीज पॉसिबल है निर्वात में। निर्वात में जो है पूर्णतः समान हम लोग बोलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जो है हवा का प्रतिरोध होता है, एयर रेजिस्टेंस काम करता है। अगर हम एक भारी गेंद एक हल्की गेंद दोनों को समान हाइट से गिराएंगे तो क्या होता है कि दोनों के ऊपर जो है ऊपर की ओर एयर रेजिस्टेंस लगता है, तो जो हल्की वाली होती है उसको गिरने में टाइम लगता है, भारी वाली जो है पहले गिर जाती है। तो दोनों समान टाइम में जो है जमीन से टकराए, ये चीज तभी संभव है जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, जब हवा का प्रतिरोध ना हो, यानी कि जब निर्वात हो तब। एक m द्रव्यमान के पिंड को एक गहरी खदान की तली में ले जाया जाता है, तो भाई गहरी खदान की तली में ले जाएंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पृथ्वी के गहराई में जा रहे हैं। ये पृथ्वी का केंद्र मान लो, हम क्या कर रहे हैं कि डेप्थ में जा रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हम नीचे जाएंगे तो G का मान कम होगा ना, G का मान कम होगा तो भार जो है वो कम हो जाएगा। अगर इसका मान जो है कम होगा तो इसका मान भी कम हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो ये कम हो जाएगा, इसका द्रव्यमान घटता है, सही हो जाएगा B0। सॉरी, माफ करिएगा भाई, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका भार बढ़ता है नहीं, ये तो भार है ना, W भार होता है, इसका भार घटता है, डी हमारा आंसर। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो G का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा ये बताओ। भूमध्य रेखा पर G का मान क्या हुआ था रोटेशन के कारण? G माइनस, उसके बाद R जो पृथ्वी की त्रिज्या है और ओमेगा स्क्वायर, और पोल पर क्या मिला था? पोल पर G।
नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट पोल। लेकिन भूमध्य रेखा पर यह फॉर्मूला मिला था। अब घूर्णन बंद कर दे, ये पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर दे, तो सोचिए अगर एक्सिस पे रोटेट करना ही बंद कर दे पृथ्वी, तो जी का मान पोल पर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि पोल पर जी का मान रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो घूमे या ना घूमे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पोल पर इक्वेटर पर डिपेंड करता है। यहां पर देखो ओमेगा आया है, तो अगर मान लो यहां पर ओमेगा 0 हो जाए, ओमेगा अगर 0 हो जाए तो ये मान कितना हो जाएगा, यानी इक्वेटर पे जी का मान जो है वही हो जाएगा जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बताओ बड़ा है या घटा है मान, है ना, पहले ये था अब केवल जी बचा है, बड़ा है या घटा है। ये मान जो है बढ़ गया, मान जो है बढ़ गया। अगर ओमेगा होता तो ये मान कुछ न कुछ निकल करके आता, तो जी में से कुछ न कुछ मान घटता। लेकिन ओमेगा 0 हो गया, जो पहले घट रहा था अब वो घट ही नहीं रहा है, तो मान बढ़ गया ना। और ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर पृथ्वी जो है अपनी घूर्णन गति को बढ़ाती है, ओमेगा बढ़ाती है, तो जी का मान कम होता है। पोल को अगर आप छोड़ दे तो हर जगह कम होता है। लेकिन अगर ओमेगा घटने लग जाए, जो वर्तमान है अभी घटने लग जाए उससे, तो क्या होगा, जी का मान बढ़ने लगेगा। अगर पूरा ही 0 हो जाए तो फिर जी का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव पर जी का मान, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, घूर्णन गति के कारण पोल पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चाहे आप 2 गुना कर दो, 50 गुना कर दो, घूमना ही बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहेगा। किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी से 2 गुने है, इस ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। ग्रह का तल मतलब जो ग्रह की सतह है उसकी बात की जा रही है ना, सरफेस की बात की जा रही है। बोला किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी से 2 गुने है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ये ग्रह का द्रव्यमान होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इस फॉर्मूले में, ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो हम किसी भी प्लेनेट के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, हम किसी भी प्लेनेट के लिए लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये जो ग्रह है वो पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी का द्रव्यमान डालेंगे, और हमसे सतह पे बोल रखा है तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर यानी कि त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो हम पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर डालेंगे और स्क्वायर करेंगे। सारा मान जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो मान है वो निकल करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अब देखिए यहाँ पर हमसे किसी प्लेनेट के बारे में पूछा है कि कोई प्लेनेट है जिसका जो द्रव्यमान है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 2 गुना है, और जो त्रिज्या है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, व्यास के बारे में बोल रखा है, तो व्यास है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, r = d/2। अगर हम व्यास को डबल करेंगे तो त्रिज्या भी डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर त्रिज्या भी जो है 2 गुनी होने वाली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 और यहाँ पर 2/4 गुने में GME/RE का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और ये जो पूरा मान है यहाँ पर इसी का मान तो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8। तो यहाँ पर 9.8 हम डालेंगे तो ये 2 चौके में 8 और 2 9 18, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी हमारा आंसर। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि जो पृथ्वी का सतह है वहाँ पर मान ये होता है। अब जब आप द्रव्यमान को 2 गुना करोगे, द्रव्यमान को आप 2 गुना करेंगे तो ये मान भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। और अगर आप त्रिज्या को डबल करोगे तो ये स्क्वायर के इनवर्सली है, तो क्या होगा, हमने त्रिज्या को डबल किया है तो मान घटेगा, और स्क्वायर से घटेगा ना, तो 1/2 के स्थान पर हम लोग 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो एक झटके में ऐसे बनाना है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है। किसी 5 किलोग्राम पिंड का भार भूमध्य रेखा पर 0 होने के लिए पृथ्वी की कोणीय चाल होगी। तो सबसे पहले देखो, भूमध्य रेखा पर वस्तु है, तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का अगर भार निकालना हो तो हम लोग वस्तु का द्रव्यमान लिखेंगे, साथ में भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो लिखेंगे। अब भूमध्य रेखा पर इसको 0 होना है, तो द्रव्यमान तो 0 होगा नहीं, यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है,
फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपने, रोटेशन के कारण, क्योंकि हमसे कोणीय चाल पूछा है, यानी कि ओमेगा पूछा है, आर ओमेगा स्क्वायर, इसको 0 करना है। तो यहां से ओमेगा निकल करके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई आर। अब आपको क्या करना है, सारे मान को यहां पर डाल देना है, ठीक है। यहां पर पुट करो आप, W इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू जी का मान जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 10 लेते हैं, तब जाकर के आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा, है ना। जी का मान जो है हम लोग यहाँ पर 10 लेंगे। वैसे सवाल में दिया होता है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या है तो 6400 किलोमीटर होता है ना, तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 बटे में ये 6400 और गुने में ये 100। अब क्या है कि इसको बाहर निकालो स्क्वायर रूट से, तो 1 बटे में 6400 है तो 80 हो जाएगा, और ये 100 का 10 बाहर निकलेगा, और ओमेगा का एसआई मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। किसी कोयले की खदान, समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु के भार क्रमशः W1, W2 तथा W3 है तो कोयले की खदान, इसके लिए क्या है, पृथ्वी के अंदर जाना होगा, उसके बाद समुद्र तल यानी कि पृथ्वी की सतह पर है, और पर्वत की चोटी यानी कि हाइट पे जाना होगा, कोयले खदान में डेप्थ पे जाना होगा। तो जी के मान में कैसे कैसे क्या होता है बताओ मुझे। जी का मान जो है सरफेस पे वो सबसे ज्यादा होता है, जितना सरफेस पे होता है उससे कम होगा डेप्थ में जाएंगे तो, है ना। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो जी का मान कम होगा जितना सरफेस पे है, और अगर हम हाइट पर जाते हैं तो भी तो जी का मान कम होगा। तो सबसे ज्यादा देखो सरफेस पे होता है, अगर हम सरफेस से ऊपर जाते हैं एच हाइट पे तो भी कम होगा मान, और हम डेप्थ में जाते हैं तो भी कम होगा। तो सेम हम लिख देंगे W के लिए कि जो भार है वो सरफेस पे ही ज़्यादा रहेगा, अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी जो भार है वो कम होगा, और अगर हम नीचे जाते हैं तो भी जो भार है वो कम होगा। तो इसे कहा गया है W1, यहाँ पर W1 कहा गया है, और यहाँ पर W2 कहा गया है, और यहाँ पर W3 कहा गया है, यानी W2 जो है सबसे बड़ा होगा, W2 जो है सबसे बड़ा है, W1 W3 जो है W2 से छोटा है। ये हमारा आंसर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर वर्तमान की आधी रह जाए जबकि द्रव्यमान नियत रहे, तब गुरुत्वीय त्वरण का नया मान होगा। यहाँ पर त्वरण छूट गया है, त्वरण लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई R स्क्वायर। लेकिन जो है हमें सरफेस पे चाहिए, अगर सवाल में नहीं दिया हुआ है कि हमें हाइट पे चाहिए या डेप्थ में चाहिए तो हम लोग सरफेस पर लेकर के चलेंगे। तो अगर हम सरफेस की जब बात करते हैं, जब हम सतह की बात करते हैं, तो जो स्मॉल r है वो त्रिज्या के बराबर हो जाता है, और सरफेस पर जो है हम गुरुत्वीय त्वरण को g लेकर के चलते हैं। अगर केवल g लिखा हुआ है मतलब सरफेस पर है। अब रिलेशन देखो, g का जो है रिलेशन क्या होता है त्रिज्या के साथ, ये होता है। तो जो भी g है सरफेस पे, अगर हम इस r को आधा कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर हम इस r को आधा करेंगे तो g जो है पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो b हमारा आंसर। नहीं तो आप क्या करेंगे, ऐसे बनाओ, g1 बाई g2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। g1 हमारा g हो जाएगा, g2 हमें चाहिए, जो r1 है उसको हमने r ले लिया पृथ्वी की त्रिज्या, तो जो r2 है वो हमारा r/2 हो जाएगा, r/2। इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये r से r खत्म हो जाएगा, तो g2 जो है वो 4g के बराबर आ जाएगा। बट इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली सीधा हम ये रिलेशन देखेंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो इस ग्रह के तल पर इसका मान होगा। ये जो हमारे पास सूत्र होता है, देखो इस सूत्र को देखो, तो g जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M है, यानी ग्रह का जो द्रव्यमान होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये r है
ये रेडियस हो जाए तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमसे सतह की बात की गई है। अब पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, और जो ग्रह है उसकी त्रिज्या 1/4 है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी। तो अगर हम रेडियस को 1/4 कर देंगे तो पहले का ये 16 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर हम इसको 1/4 कर देंगे तो g का मान जो है जितना पहले होगा उसका उसका 16 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान 1/80 कर दे तो उसके साथ सीधा संबंध है, तो g का मान भी पहले का 1/80 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पंचे में 80 हो जाएगा, यानी g/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 25% रह जाएगा? तो ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या था, ये था। ये फॉर्मूला जो था, जो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा ये वैलिड है। एक और फॉर्मूला था 1 - 2h/r। ये मैंने कहा था कि जब ये जो h है ये 320 किलोमीटर से कम हो, तो अगर सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि 320 किलोमीटर से कम है तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम ये लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ये जो g का मान है ये सतह पर है ना। तो बोल रखा है कि उस h का मान ज्ञात करिए जिसके लिए g का मान जो सतह पर है उसका 25% हो जाए। यानी ये जो GH है एक्चुअल में जो सतह पर है उसका 25% है, यानी कि 25/100 बराबर g इंटू में r डिवाइडेड बाई r प्लस h का स्क्वायर। g से यह g कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौके में 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 बराबर r बटे में r प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो तो r डिवाइडेड बाई r प्लस h बराबर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से h अगर आप निकालें तो 2r इज इक्वल टू r प्लस h, 2r में से r गया तो r हो जाएगा, h बराबर r हो जाएगा। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई पर इसका मान क्या होगा? पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुने ऊंचाई पर इसका मान क्या होगा? तो फिर से हाइट के कारण हमें हाइट के कारण जो है g का फॉर्मूला होता है वो लिखना है। तो ये g जो सतह पर है इंटू में r डिवाइडेड बाई r प्लस h। ये h क्या है, सरफेस से हाइट है। अब ये बोल रखा है कि क्या पूछा है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई पर इसका मान क्या होगा, यानी हमें ये GH चाहिए। r डिवाइडेड बाई r प्लस ये h कितना हो जाएगा, त्रिज्या के 2 गुने ऊंचाई पर है, यानी त्रिज्या r है तो ये h हमारा 2r हो जाएगा। जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो h है वो 2r है, तो ये g हो जाएगा इंटू में r डिवाइडेड बाई 2r प्लस r 3r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g/3 हो जाएगा। सी हमारा आंसर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो वह ऊंचाई h जिस पर g का मान 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो फिर से हाइट के कारण जो g का फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे। अब बोल रखा है ये जो GH है ना, इस g का 1/4 हो जाए, इस g का 1/4 हो जाए तो हमें h चाहिए। तो ये तो वही सवाल हो गया ना 25% वाला, तो यहां से हम h निकालेंगे तो r के बराबर आएगा। बना करके देखो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, यानी कि सरफेस पर g है। पृथ्वी तल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जो हाइट है वो पृथ्वी के सरफेस से जो दी गई है यहाँ पर वो 320 किलोमीटर से कम है, 320 किलोमीटर से कम है। तो हमारे पास एक और जो फॉर्मूला था जो कि हाइट अगर 320 किलोमीटर से कम है उसके लिए वैलिड था, उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 - 2h/r। h हमारे पास 32 किलोमीटर है, ठीक है, और हमसे 32 किलोमीटर के हाइट पर पूछा गया है, ये सरफेस पर है। 1 - 2 इंटू में ये 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर नीचे भी किलोमीटर, यूनिट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा।
1 माइनस ये 32 दूना में 64 हो जाएगा, 64 से 64 खत्म हो जाएगा तो बट्टे में कितना आएगा यहाँ पर, ये 64 100 है ना तो 100 हो जाएगा, 100। ये 100 में से 1 जाएगा तो 99 हो जाएगा, 99 बट्टे में 100, यहाँ से जी गुने में 0.99 यानी कि 0.99 जी हो जाएगा। बी हमारा आंसर। पृथ्वी तल से वह गहराई जिस पर गुरुत्व त्वरण का प्रभावी मान g/4 हो जाएगा, जहां r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। इस बार जो है हम लोग गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के भीतर। सरफेस पे बोल रखा है कि g है, g का मान, रेडियस जो है r है। अब पूछा वो डेप्थ बताइए, पृथ्वी तल से वो डेप्थ बताइए जहां पर जो g का मान है सरफेस पे उसका g/4 हो जाए। तो डेप्थ के कारण g का मान का फॉर्मूला क्या था, g इंटू में 1 माइनस d/r, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ये jd बोल रखा है कि g/4 हो जाना चाहिए, ये जो g है ना इसका 1/4 हो जाना चाहिए। तब हमसे d पूछा है कि d क्या होगा, किस हाइट पर ऐसा होगा, किस डेप्थ पे ऐसा होगा। g से g खत्म हो जाएगा ये, तो 1/4 बराबर 1 माइनस d डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से d/r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, यहाँ से d आ जाएगा 3r/4। बी हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा कि क्या सब कहानी यहाँ पर चल रही है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 500 न्यूटन है। पृथ्वी सतह से आधी गहराई पर इसका भार हो जाएगा। हम सतह से नीचे जा रहे हैं और जो d है वो जो पृथ्वी की त्रिज्या है इसकी आधी है। अब देखो हमें भार चाहिए इस डेप्थ पे, पृथ्वी के नीचे इस डेप्थ पे हमें भार चाहिए। ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ से हम r/2 डेप्थ पर जाएंगे, तब भार बताओ क्या होगा। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। हमें चाहिए भार d डेप्थ पर, तो हमें द्रव्यमान चाहिए और d डेप्थ पर जो g का मान है वो चाहिए। द्रव्यमान तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, द्रव्यमान तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। हमें पृथ्वी की सतह पर भार दिया हुआ है, तो द्रव्यमान गुने में पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है तो हम यहाँ पर 10 लेंगे ताकि आंसर सही आए। तो यहाँ से m जो है हमारे पास 50 kg निकल करके आ गया। तो द्रव्यमान तो हमें पता है कि 50 किलोग्राम है। अब हमें चाहिए ये g का मान एट डेप्थ d। फिर से हम लोग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, जी डी इज इक्वल टू डेप्थ के कारण जो होता है 1 माइनस d/r। इस बार जो है ये जो d है ये, तो d के स्थान पर r/2 डालेंगे हम यहाँ पर, तो r/2 r हो जाएगा, r से r ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा g माइनस 1/2 यानी कि g/2 और g के स्थान पर हम लोग 10 लेंगे। g क्या है, जो पृथ्वी की सतह पर है, तो सतह पर हम लोगों ने 10 लिया हुआ है, तो 10/2 बराबर 5। तो 50 यहाँ पर हम मान डालेंगे 5, तो 250 न्यूटन। दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात ये है तथा उसकी त्रिज्याओं का अनुपात भी ये है। इन ग्रहों के गुरुत्व त्वरण का अनुपात होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है ये, अगर हम सतह की बात करें तो ये r हमारा त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो g है ये सीधा समानुपाती होता है द्रव्यमान के, और व्युत्क्रम अनुपाती होता है जो त्रिज्या है उसके स्क्वायर के। अब देखिए हमसे पूछा है गुरुत्व त्वरण का अनुपात, क्योंकि द्रव्यमान के साथ सीधा संबंध है, तो जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वही अनुपात जो है गुरुत्व त्वरण का हो जाएगा। n2 में जो त्रिज्या है उसके साथ व्युत्क्रम अनुपाती, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती है, तो जो अनुपात त्रिज्या का है सबसे पहले तो हम उसको पलट देंगे। यहाँ पर 1:2 है तो 2:1 कर देंगे और हम स्क्वायर चढ़ा देंगे क्योंकि स्क्वायर है। हमसे रेशियो पूछा है यहाँ पर, मान लीजिए एक ग्रह के लिए g1 है और दूसरे ग्रह के लिए g2 है, तो देखो यहाँ पर 4/2 हो जाएगा यानी कि 2:1 हो जाएगा, खत्म हो गया। वरना आप क्या करते हैं,
ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं ना जी, कलर में चेंज करता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। तो यहाँ पर हम लिखते हैं g1/g2 इज इक्वल टू m1/m2 इंटू r2/r1, ये लिखते हैं। m1/m2 का रेशियो 1/2 है n2 में। r2/r1 क्या हो जाएगा, हमें r1/r2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर r2/r1 डालेंगे तो 2/1, यहाँ पर 4/2, तो यहाँ पर 2:1। देखिए यही चीज आ गया। तो ऐसे बनाओ या फिर सीधा ऐसे सोच लो। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r हो तब उसके गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात होगा। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक यानी स्मॉल g और कैपिटल G, इसमें रिलेशन तो यही है, हमसे रेशियो पूछा है, स्मॉल g और कैपिटल G का रेशियो पूछा है, तो ये m/r² हो जाएगा। m मास है और मास के लिए m ही लेना है, जो हम यहाँ पर r लेते हैं नीचे में r², उसके स्थान पर हमें रेडियस लेना है, ये रेशियो निकल करके आएगा m/r²। r त्रिज्या और d घनत्व वाले एक ग्रह की सतह के निकट गुरुत्व जनित त्वरण निम्न के अनुक्रमानुपाती है। ग्रह के सतह के निकट यानी कि सतह पर आपको मान करके चलना है। ये ग्रह है जिसकी त्रिज्या r है, डेंसिटी d दिया गया है, मास नहीं दिया गया है इस बार। सतह पर g का मान लिखना है, तो g का मान हम किसी भी प्लेनेट के लिए हम लोग यही लगाएंगे। अब ये जो सतह, ये जो ग्रह है इसके सतह की बात की गई है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस r के स्थान पर जो रेडियस डालेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर मास नहीं चाहिए, हमें डेंसिटी दिया गया है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये ग्रह है हम उसको स्फेरिकल ही मानकर चलते हैं, तो स्फेयर यानी कि गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ r जो है त्रिज्या जो है होती है गोले की, तो r³ 4/3 पाई r³। अब इस पूरे मान को इस मास के स्थान पर डालो आप, तो कैपिटल G/r² इंटू में इस मास के स्थान पर हम ये मान डालेंगे 4π/3 इंटू में r³। ये r² से क्यूब खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो मान निकल करके आएगा वो है 4π/3, सॉरी डेंसिटी लिखना भूल गया, यहाँ पर डेंसिटी भी आएगा 4/3 G/d/r। ये देख लो। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, सरफेस पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जो हम ये लिखते हैं, इसको डेंसिटी के टर्म में जो है ये लिख सकते हो 4π/3 इंटू में G/d/r। r जो है त्रिज्या है, सरफेस पे जी का जो मान जो होता है वो आप लिख सकते हो। मान लीजिए ग्रह अगर पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर लिखना हो तो यहाँ पर जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो डालेंगे और यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या डालेंगे। ठीक है, तो देखो ये किसके अनुक्रमानुपाती है, dr के, है ना, dr। सी हमारा आंसर हो जाएगा। दो ग्रहों के व्यास में अनुपात ये है तथा माध्य घनत्व में अनुपात ये है, उन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होगा। फिर से क्या है कि हमें अनुपात चाहिए, घनत्व दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा यहाँ पर घनत्व के टर्म में, क्या यहाँ पर देखो घनत्व के साथ सीधा संबंध है और त्रिज्या के साथ भी सीधा संबंध है ना, घनत्व के साथ सीधा संबंध है और त्रिज्या के साथ भी सीधा संबंध है। हमें व्यास का अनुपात दिया हुआ है, तो जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात। अब क्योंकि त्रिज्या के साथ सीधा संबंध है, तो जो अनुपात त्रिज्या का है वही अनुपात जो है गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा, यानी कि 4/1 गुने में। घनत्व के साथ भी सीधा संबंध है, तो जो अनुपात घनत्व का दिया हुआ है हम सीधा वही ले लेंगे। यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा।
सी हमारा आंसर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, हमें ये पता है कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि G1/G2 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू R1/R2, ये लिखेंगे। D1/D2 हमें पता है 4/1 दिया हुआ है, R1/R2 हमें पता है 1/2 दिया हुआ है, तो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है समाप्त होता है। जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है उस पर सवाल जो है इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, सारे सवालों को आपने समझा होगा कि कैसे बनाया जाएगा। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच।